हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एनटीपीसी सेट नंबर 8 पे डिस्कशन करने आए हैं और ये देखिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 है और इसका सेट नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें एक एक प्रश्न को देखेंगे कि कहाँ क्या प्रश्न कह रहा है। चलिए साइंस वाले के प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या क्या है साइंस में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो बच्चे ये देखिए 5 जगत प्रणाली है। कौन सा जगत प्रणाली है? तो 5 जगत प्रणाली है। तो इसको देख लेते हैं क्या है हमारा कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो बच्चे ये पोषण है और 5 जगत प्रणाली यानी 5 एनिमल किंगडम सिस्टम, 5 एनिमल किंगडम सिस्टम याद रखिएगा। ये दिया था विटेकर नामक वैज्ञानिक ने। किंगडम सिस्टम यानी ये किसने सबसे पहले बताया था? तो विटेकर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। विटेकर याद रखिएगा, विटेकर ने बताया था। और याद रखना है कि इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले होगा क्या? मोनेरा, देन आफ्टर प्रोटिस्टा, फिर देखिए क्या होगा तो फंगी, फिर क्या होगा प्लांटी यानी पादप, और अंत में होगा एनिमेलिया, एनिमल ग्रुप। यानी आपका 5 जगत का वर्गीकरण विटेकर ने किया। 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 एनिमल किंगडम सिस्टम यह किस पर आधारित है? तो बच्चे ये आधारित है पोषण पर आधारित है, न्यूट्रिशन पर आधारित है। और याद रखना है कि ये कितने हैं 5 वर्गीकरण जो है। तो मोनेरा है पहला, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी यानी पादप, और अंत में है एनिमेलिया यानी एनिमल। अब यहां पर देख लीजिए बच्चे, श्वसन रेस्पिरेशन होता है और श्वसन के द्वारा ही खाद्य पदार्थों का क्या होता है, आपको उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होगा? तो एटीपी के फॉर्म में उत्पन्न होता है। चलिए ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से उत्सर्जन होता है, शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना। संचलन मतलब मूवमेंट हो गया। तो ये याद रखिए। बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर हम जब चर्चा करते हैं द्विवर्गीकरण पद्धति, तो याद रखिए ये दिया था कार्लस लिनियस ने। किसने दिया? कार्लस लिनियस ने। और कार्लस लिनियस को ही हम वर्गीकरण का पिता कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवृत्ति 10 हर्ज की एक कंपन वस्तु की समयावधि क्या होगी। आसान प्रश्न है। आपको पता है कि आवृत्ति दिया हुआ है और आवृत्ति जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 1/आवर्तकाल होता है, 1/ टाइम पीरियड होता है। बच्चे क्या होगा? 1/आवर्तकाल होगा, 1/t हो जाएगा। और जब भी 1/t होगा तो क्या करेंगे? t निकालना है आपको। t बराबर 1/ क्या होगा? n हो जाएगा। तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/10 हो गया यानी 0.1 सेकेंड। देखिए ऑप्शन में कहां पर आंसर है? तो 0.1 सेकेंड। अब देखिए आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह हर्ज होता है या पर सेकेंड होता है। कभी कभी क्या होगा कि आपको आवृत्ति डिपेंड करता है किस पर? तो आपको पता है कि पिच जो है, साउंड का जो पिच होता है उस पर डिपेंड करता है। कौन? साउंड का जो पिच होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच होता है। और जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी उसका जो पिच होता है, तारत होता है, वह क्या होगा? अधिक होगा। और वह ध्वनि पतली ध्वनि होती है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा उसका क्या होगा? ध्वनि थीन होगा। क्या होगा? थीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। चल देख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 273 केल्विन और 1 डायमीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। तो बच्चे पीवी बराबर क्या होता है? पीवी बराबर होता है nRT। और यहां देखिए दाब समानुपाती हो गया किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। यानी जितना अधिक मॉलिक्यूलर मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स जितना अधिक यानी मोलों की संख्या, दाब समानुपाती किसके? तो मोलों की संख्या की। और जितना ज्यादा मोल का मान होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा? दाब होगा। अब हम सबसे कम मोल देखते हैं इसमें। इसमें कह रहा है कि न्यूनतम दाब, तो लोअर जो प्रेशर अप्लाइड होगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उसके लिए अप्लाइड होगा बच्चे। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं।
आपको पता है कि इसको हम अगर 6.022 इंटू 10⁻23 से भाग दे दें तो ये क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स का मान दे देगा। तो निकालते हैं n बराबर क्या कीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 भागा दे दीजिए इसको कितने से, तो बच्चे 10⁻21 है, 10⁻21 अणु है और इसको भागा दे देते हैं एवोगाद्रो नंबर से। तो बच्चे 6.022 इंटू 10⁻, ठीक है 21 है, 10⁻21 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऊपर जाएंगे तो ये 10⁻- माइनस क्या हो जाएगा, 10⁻² निकल के आ जाएगा, क्योंकि 21 में से 23 को घटा दे -2 आ गया, यानी 0.01 मोल हो जाएगा, 0.01 मोल हो जाएगा बच्चे। तो ये ए नंबर में कितना मोल होता है, तो ये देखिए 0.01 मोल आ गया पहला का। अब देखिए इसमें 0.02 मोल है, यानी इससे कम दाब इसमें लगेगा, इसमें ज्यादा दाब लगेगा। जरा इसकी बात करते हैं। आपको पता है Cl2 मतलब 35.5 गुना 2 कर दीजिए, यानी 71 ग्राम हो गया, 71 ग्राम। तो 71 ग्राम बराबर 1 मोल, तो इसको भागा दे देते हैं 0.071 अपॉन क्या हो गया 71 ग्राम। तो बच्चे ये पॉइंट उड़ाएंगे, यहां देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1000 आ गया और ये देखिए कट गया, तो क्या हुआ 10⁻³ यानी 0.0, ठीक है 0 और क्या होगा 1 आ जाएगा, ये 0.001 मोल आ गया। अब हमको निकालना है इसमें, तो इसको भी भागा दे दीजिए कितना से, तो बच्चे इसको दे देते हैं 71 ग्राम से भागा, तो ये देखिए पॉइंट उड़ाइए, नीचे में 10⁻⁴ आ जाएगा और 35.5, तो 35.5 ले लेंगे और इसको काट देंगे, तो 71 से भागा दे रहे हैं 35.5 गुना, ठीक है ये, तो ये लगभग आपको क्या निकल जाएगा 10⁻⁻⁴ के आसपास, यानी 0.0001 मोल निकलेगा। तो सबसे अधिक मोल किसका, तो सबसे अधिक मोल इसमें हुआ, ठीक है 0.0, ठीक है ये देखिए किसका हो जाएगा, तो 0.02 मोल। उसके बाद किसका होगा प्रेशर, तो इसका होगा। उसके बाद किसका होगा, तो सबसे कम प्रेशर किसका होगा, तो सी नंबर ऑप्शन का होगा। यह नंबर ऑफ मोल से निकाल करके हम काम कर रहे हैं, क्या निकाल के काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल से निकाल करके काम कर रहे हैं। जिसका मोल मैंने ये पहले ही बता दिया है कि जिसका मोल जितना अधिक उसका दाब उतना अधिक, और जिसका मोल जितना कम उसका दाब उतना ही कम होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए ये आते हैं हम लोग, ये फिजिक्स है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 7 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी, आवेश निकालना है। तो आपको पता है विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, तो Q/T होता है। बच्चे क्या होगा, आवेश बटा समय, आवेश बटा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, तो बच्चे आवेश से निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, तो I इंटू टी हो जाता है, Q बराबर I इंटू टी। तो I का मान देखिए कितना है, तो I का मान 0.75 एम्पियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। T का मान 7 मिनट है, तो 7 मिनट को 60 से गुना कर दिए तो ये निकल गया, क्या निकल गया, आपको सेकेंड निकल गया। तो पॉइंट उड़ाते हैं यहाँ से, यहाँ 100 आ गया, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 15 ही क्या हो गया, आपको 60 हो जाएगा। तो 15 या 45, 45 गुना 7 कर लेते हैं, तो 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में कितना बचा, तो 3 बचा, 7 चौका 28, 3, ठीक है 31 हो गया। यानी कितना कूलम्ब होगा आवेश, तो 315 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। याद रखिएगा कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है। बच्चे क्या होगा, एम्पियर होगा। तो ये बार बार इस तरह के प्रश्न आपको पूछेंगे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि आई बराबर क्या होता है, तो प्लस माइनस Q, ठीक है Q बटे क्या हुआ T, और ये प्लस माइनस इसीलिए मैंने लिखा है कि ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE/T भी हो जाएगा, जहां N नंबर ऑफ, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए आईपैक नामों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो ये देखिए, तो क्या आपको पता है अल्कोहल, अल्कोहल, जब भी अल्कोहल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम C3 करें, C3
H7OH, इसको बोलते हैं प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। ये पहला ऑप्शन सही है आपको। चलिए अब देखते हैं, तो क्या n बराबर अगर 1 पुट करते हैं तो ये CH3OH हो गया, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, ये भी आपको सही है। फिर देखिए अगर हम C4 पुट करते हैं तो C4H9OH हो जाएगा, इसको ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल बोलते हैं, ये भी आपको सही है। अब अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा C2H5OH होता है बच्चे, और इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। जबकि ऑप्शन में है देखिए C2H3OH, तो ये गड़बड़ हो गया, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, भिन्न बोल रहा है, भिन्न का चयन कीजिए। याद रखिएगा कि जब भी अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा CnH2n+1OH, CnH2n+1OH, और इसका आयुपेक नाम क्या होता है तो एल्केनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्केनॉल हो जाएगा। एल्केन में से ई को हटा दीजिए, उसमें ऑल लगा दीजिए, इसको बोलते हैं एल्केनॉल बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। कह रहा है कि एक ध्वनिक अनुनाद, ठीक है, जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गुजरता है, वो तो गूंजता है, वो क्या है? ये देखिए, ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है। इस तरह का ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जब इसको हम क्या करते हैं कि किसी तरह से कंपन उत्पन्न करते हैं तो ये एक विशेष प्रकार का, ठीक है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसको हम अनुनाद कहते हैं। याद देखिए, वर्ड यूज हो रहा है अनुनाद। अनुनाद को इंग्लिश में हम रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि रेजोनेंस है क्या। तो बच्चे रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? तो यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप किसी वस्तु में, ठीक है, कंपन उत्पन्न करते हैं, उसके कारण उत्पन्न आवृत्ति यदि वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस कारकों को हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम अनुनाद कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? तो अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद युक्त कंपन जो है वो संस्वरण द्विभुज यानी ट्यूनिंग फोर्क के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यहां देखिए, सीटी, आपको पता है कि सीटी जो है वह ऑर्गन पाइप होता है और इसमें हम हवा की प्रक्रिया के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जबकि शहनाई आपको क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिसमें तारों का उपयोग बोलते हैं, जिसमें हवा, या देखिए एयर के द्वारा यहां भी उत्पन्न करेंगे। विद्युत परिपथ में आपको बल्ब, स्विच इत्यादि को जोड़ करके एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। तो ध्यान में रखना है बच्चे, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। यहां देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 2881 है, 2881 है। तत्व का नाम बताइए। तो बच्चे ये देखिए, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, और इसी ग्रुप में आ गया लिथियम भी। तो लिथियम की परमाणु संख्या कितनी? 3 होती है, तो 2 1 हो गया। सोडियम का 2 8 1 होता है, पोटेशियम का 2 8 8 और क्या हुआ? 1 होता है। ये देखिए, इसकी जो ये क्या है? ये पोटेशियम है। ये क्या है? पोटेशियम है। और ये सभी क्षार धातु होते हैं। कौन सा धातु? क्षार धातु होते हैं। और ये सभी अल्कली मेटल्स होगा और ये प्रथम वर्ग का तत्व होगा। कौन सा वर्ग का? प्रथम वर्ग होगा। एक चीज, दूसरी चीज क्या कि यह एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है बच्चे। अब यहां पर देख लीजिए, पोटेशियम, इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, यहां देखिए 3p6 और 4s1, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जबकि रेडॉन जो है यह अक्रिय गैस है और, ठीक है, रेडियो सक्रिय होता है। और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो यह रेडॉन होगा। क्या होगा? रेडॉन। जबकि यहां देख लीजिए, मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या 12 और ये क्षारीय मृदा धातु होता है और ये द्वितीय वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का है? द्वितीय वर्ग का तत्व होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो वस्तुओं, यहां देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमानों को आधा कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ये देखिए, F बराबर डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि G m1 m2 बटा क्या होता? r स्क्वायर होता बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि दूरी तो वही रहेगा लेकिन नया बल, कौन सा बल? नया बल, ठीक है, नया बल यानी F1 पर हमको चर्चा करना है। F1 बराबर क्या होगा? तो G इंटू M1 का आधा मान कर दीजिए, ठीक है, M1 बटा 2 इंटू
m2 बटा 2 बटा क्या आर स्क्वायर हो गया बच्चे। तो आधा मान हो जाने पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जी m1 m2 बटा क्या आर स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये f हो गया f बटा 4, यानी नया बल जो है वह, ठीक है, नया बल जो है वह, ठीक है, पुराने बल का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 69 का बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है, और इससे, ठीक है, और इससे कमजोर कोई बल नहीं होता है। और किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान होता है तो उसके बीच जो बल कार्य करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। यदि एक श्रृंग और उसके क्रमागत गर्त के माध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य होती है। यहां हमको तरंग दैर्घ्य आपको निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ये देखिए ये चला, ठीक है, ये चला, ये आपका क्या है, ये श्रृंग है, क्रेस्ट है, और ये आपका क्या है, ट्रॉ है, ये आपका क्या है, क्रेस्ट है। यानी आपको अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जब भी मीडियम में गमन करेगा तो यह श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करेगा, श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। एकदम याद रखिएगा, रूप में गमन करेगा, ठीक है। और यह याद रखना है कि माध्यम के लंबवत गमन करता है, तो माध्यम के लंबवत गमन करेगा, एकदम ध्यान में रखिए। अब देखिए कि दो क्रमागत श्रृंग, तो ये देखिए इसके बीच की दूरी यहां ले लीजिए, इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चे, तो इसके बीच की दूरी आपको L दिया हुआ है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए आपका यहां क्या हो गया, श्रृंग हो गया। तो कह रहा है कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी, ये देखिए यहां लीजिए, ये है गया। उसी तरह से यहां लीजिए, ये भी क्या हो गया आपको L हो गया। तो दो क्रमागत, ये भी L और ये भी L, तो दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चे, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और लैम्डा जब भी बात कीजिएगा कि श्रृंग श्रृंग के बीच की दूरी, श्रृंग श्रृंग के बीच की दूरी, एकदम ध्यान में रखिएगा, के बीच की दूरी, और ये दूरी कितना होता है, तो ये दूरी होगा L प्लस L, यानी ये हो जाएगा 2L। क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2L। क्या होगा, 2L। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को ही हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं बच्चे। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, वेवलेंथ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। यहां देखिए क्या कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संघारक आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। कह रहा है कि स्थिर प्लेट संग्राहक जो होता है किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। एक कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संघारक कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। बच्चे ये आपकी पृथ्वी है और ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पर क्या है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ है। लेकिन वास्तव में ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, ये मैग्नेटिक साउथ है। और यहां पर क्या है, मैग्नेटिक साउथ है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, ये उत्तरी गोलार्ध में यानी यहां पर स्थित है, ये यहां पर कहीं पर स्थित है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, समतल प्लेट संघारक आमतौर पर डैश दिशा के सामने निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो बच्चे जब भी उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या होगा, प्लेट संघारक होगा, तो उसका जो झुकाव होता है, चूंकि इधर आपको मैग्नेटिक साउथ है तो ये मैग्नेटिक साउथ की ओर झुक जाएगा, यानी दक्षिण, ठीक है, के सामने एक निश्चित दिशा में झुक जाता है, यानी दक्षिण दिशा में यह झुक जाएगा। और याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर आपको पता होनी चाहिए कि यहां नीफे होता है, निकेल और फेरस होता है, जिसके कारण पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये देख लीजिए, एक वस्तु की
ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो बच्चे गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। आपको पता होनी चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो दो, ठीक है, दो चीजों का योगफल होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। किसी वस्तु के, ठीक है, स्थिति के कारण, रूप के कारण, स्वरूप के कारण, पृथ्वी से ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आपको गतिज ऊर्जा कहते हैं। याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या होता है? तो ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ऊर्जा होता है। जबकि विद्युत ऊर्जा किसी आवेश के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? तो विद्युत ऊर्जा कहेंगे बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब एटीपी में, एटीपी क्या होता है बच्चे? तो एटीपी, इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और ये क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। और याद रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, यानी ये जो एटीपी है 3 फॉस्फेट है ना, तो इसमें 3 फॉस्फेट है, इसमें जब कोई भी एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर टूट करके बाहर निकलेगा, फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा, तो कितना ऊर्जा बाहर निकलता है? तो बच्चे ये निकलेगा 30.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल के समतुल्य एनर्जी बाहर निकलता है। और आपका जो खाद्य पदार्थ है उसका पूर्णतः ऑक्सीकरण कहां पर होता है? तो यह पूर्णतः ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। और क्रेब्स चक्र के उपरांत एक ग्लूकोज का अणु जो है वह लगभग 38 एटीपी, कितना एटीपी? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्यान में रखिएगा, कितना एटीपी? तो 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। देखिए, पारंपरिक रॉकेट में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर क्या होती है? देखिए, पारंपरिक रॉकेट जो होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पारंपरिक रॉकेट जो होता है वो आपको पता होगा कि धुआं बाहर निकलेगा, रॉकेट में ईंधन जलेगा। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? रॉकेट के ईंधन को हम प्रणोदक कहते हैं। क्या कहेंगे? रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है। प्रयुक्त ईंधन क्या कहते हैं? प्रणोदक, यानी आपको प्रोपेलेंट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रोपेलेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रोपेलेंट कहेंगे। और इससे धुआं बाहर निकलेगा, और ये 4000 मीटर पर सेकेंड की दर से निकलता है। और जितना तेजी से यह बाहर निकलेगा उतना ही तेजी से रॉकेट क्या होगा? ऊपर की ओर गति करेगा। अब देखिए कि रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग हम लोग करते हैं, मैंने क्या कहा? प्रणोदक का यूज करते हैं, तो प्रोपेलेंट का यूज करते हैं। और ये प्रोपेलेंट के 2 भाग होते हैं। पहला हो गया ईंधन, फ्यूल, और दूसरा होता ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजर। यानी ईंधन को जलाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। और प्रणोदक के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। पहला होगा ईंधन, दूसरा होगा क्या उसमें? ऑक्सीकारक। क्योंकि आपको पता है कि जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो वहां धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, तो ऑक्सीकारक अपने साथ ले जाता है ईंधन को जलाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एल कक्षा में, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो जाएगी बच्चे, अधिकतम संख्या ये हो जाता है कितना? तो 2n²। क्या होता है? 2n²। अब देखिए, n बराबर 1, n बराबर अगर 1 होगा तो ये पहली कक्षा है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। n बराबर 2, तो ये दूसरी कक्षा हो गया, 2 गुना 2 का स्क्वायर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा? n बराबर 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहला कक्षा K कक्षा हो गया, दूसरा L हो गया, तीसरा M हो गया। तो पहले कक्षा में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरे में क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो हमको पूछ रहा है L कक्षा यानी दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि उत्तक, डैश उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो बच्चे ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। कौन बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा बना होगा। याद रखिएगा कि स्क्लेरेनकाइमा नारियल का जो, ठीक है, नारियल का जो बाहरी आवरण होता है किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। और यह दृढ़, ठीक है, दृढ़ उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होगा? दृढ़ उत्तक होगा। और काफी अधिक क्या होता है? मजबूत होता है बच्चे।
और ये देखिए क्लोरेनकाइमा जो होता है, क्लोरेनकाइमा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ठीक है क्लोरोफिल पाया जाएगा। और यह क्या होता है, यह बहुत सारे पादपों के उत्तकों में पाया जाता है और ये सभी जो है ये सामान्य उत्तक है। कौन से उत्तक है, सिंपल टिश्यू होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। कह रहा अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए एनर्जी, ठीक है, करेंसी कौन है। तो जितना भी कोशिकीय प्रक्रिया होती है, अभी तुरंत मैंने बताया था कि सारे के लिए जो एनर्जी करेंसी होता है वह ठीक है एटीपी होता है और यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एक ग्लूकोज के पूर्णतः दहन से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक ग्लूकोज के पूर्णतः दहन से लगभग आपको एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वह 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि एडीपी को हम लोग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़े। क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य हो जाता है वहां वस्तुएं डैश से गिरती है। देखिए अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर से गिराएंगे तो आपको पता है H बराबर क्या होता है, हाफ GT²। यहां ठीक है H ठीक है अगर समान होगा तो ठीक है वस्तु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, गुरुत्वीय त्वरण के, यानी वह सामान्य त्वरण से गिरेगा। क्या होगा, समान त्वरण से गिरेगा। बच्चे ध्यान में रखना है, यहां क्या होगा, G नियत होगा। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिए कि इसका मान जो है पृथ्वी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बढ़ेगा, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका मान घटेगा। पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा मान, लेकिन पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो इसका मान क्या होता है, घटता जाता है। ध्रुवों पर इसका मान महत्तम होता है। तो ये समान त्वरण से नीचे की ओर गिरेगा बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। देखिए बच्चे कबूतर यानी उड़ने वाला है, यानी एप्स है, इसमें 4 होगा। कितना होगा कोष्ठक, 4 होगा। रोहू मछली है, 2 होगा। फिर देखिए सांप रेप्टाइल्स है, इसमें 3 होता है। क्या होगा, जितने भी रेप्टाइल्स वर्ग के जानवर हैं सब में आपको क्या होता है, 3 ही होता है। जबकि टूना एक प्रकार की मछली होती है जिसमें आपको कितना होगा, तो 2 ही होगा। याद रखिए जितने भी मछली वर्ग हैं सब में 2 ही हृदय में कोष्ठक होते हैं। अब देखिए यहां पर एक ही रेप्टाइल्स जो है सरीसृप जो है अपवाद होता है। कौन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, जबकि सबसे अधिक हार्ट का चैम्बर होता है कॉकरोच में, 13 चैम्बर होते हैं। जबकि मनुष्य के हृदय में आपको पता होनी चाहिए कि मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं। कितने होंगे, 4 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। आयोडीन डैश के कारण ठोस होता है। बच्चे आयोडीन में क्या होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। आयोडीन में क्या होगा कि आपको उच्च पोलराइड क्षमता पाई जाती है। किसमें, आयोडीन जो है ये हेलोजन वर्ग का तत्व है। दूसरी बात क्या कि इसमें जो है वो प्रबल आपको क्या पाया जाता है, प्रबल, ठीक है, पोलराइजेशन की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण आयोडीन आपको क्या हो जाता है, यह आपका ठोस होता है। ध्यान में रखिएगा आयोडीन, जब भी आयोडीन की चर्चा करेंगे तो ये हेलोजन वर्ग का तत्व है। हेलोजन एकमात्र हेलोजन है जो क्या होता है, ठोस होता है। बच्चे क्या होगा, ठोस होता है, ध्यान में रखिएगा। और यह क्या होता है, इसका बहुत सारा उपयोग होता है। चूंकि आयोडीन का इतना ज्यादा पोलराइजेशन क्षमता होता है कि यह आपस में एक दूसरे से एक मजबूत बंधन का निर्माण करता है, जिसके कारण यह ठोस का रूप ले लेता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा कि जल जो है, जल का क्वथनांक, द्रवणांक, गलनांक सब क्या होता है, क्वथनांक जो है बहुत अधिक होता है। ये इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण द्विध्रुव आघूर्ण का होना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं में निम्नलिखित में से क्या गलत है। बच्चे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। धातु आपको पता होनी चाहिए कि धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है। कहां स्थित है, बाएं भाग में। किधर स्थित है, तो बाएं भाग में स्थित होता है। धातु किधर स्थित होता है, तो बाएं भाग में। अब देखिए पारे को छोड़कर सभी धातुएं कठोर धातु और ठोस कहा जाता है। तो एकदम सही है, क्या होगा, सही है आपका। चलिए अब देखते हैं, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत न्यून होते हैं। ये गड़बड़ है आपको, क्योंकि ठीक है ठोस जो है उसका गलनांक, जितना भी धातु है उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा, उच्च होगा। बच्चे क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है ध्यान में रखिएगा, धातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत अधिक होता है। उनमें चमक होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह चमकदार होता है। यह लचीला और नमनीय होता है। यह भी सही है बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये गलत है आपका ऑप्शन। चलिए याद रखिएगा कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है वह पारा है। क्या है, पारा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखिए क्या कह रहा है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां उसके प्रवाह का पता लगाया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए, ये हमने चुंबक को रख दिया, तो चुंबक के चारों ओर एक, ठीक है, एक क्षेत्र जहां पर अन्य चुंबकीय पदार्थ या अन्य लौह चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं बच्चे। और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, तो बच्चे B बराबर, ठीक है, F बटे Q इंटू V होता है। यहाँ F क्या हुआ, बल हो गया, ठीक है, ये चुंबकीय बल है, Q क्या है, आवेश है, V क्या है, तो आवेश जिस वेग से गति करेगा वह वेग है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होगा, जबकि सीजीएस मात्रक गॉस होता है बच्चे। क्या होगा, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, जबकि सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में गलत कथन, ठीक है, गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिका के ऊपरी और निचली परत क्या होता है। बच्चे आपको पता है कि आपको ये पत्ती है, पत्ती के ऊपरी भाग और निचले भाग दोनों में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल प्लास्टिड में क्या होता है कि स्ट्रोमा और ग्रेना पाया जाता है, और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, भोजन का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में भोजन का निर्माण होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जबकि ठीक है आपको ग्रेना में जो है लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है बच्चे। तो ये ठीक है आज का सेशन है बच्चे, 8 नंबर सेट मैंने डिस्कस कराया आपको। खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, एग्जाम दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा भोजन का संश्लेषण। ध्यान में रखिएगा कि 6CO2 प्लस क्या है, 12H2O है, ये बना लेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये C6H12O6 का निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और इस प्रक्रिया में 6O2 बाहर निकलेगा, यानी यहां पर भोजन का संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण होता है और फोटोन ऊर्जा का परिवर्तन होता है। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।